नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो यहाँ पे आज नंबर्स के बीच में मिनिस्टर कॉन्क्लेव की जो बातें हुई और बाजार के अंदर जो एक स्ट्रेंथ है वो आज नोटिसेबल पॉइंट है। मिहिर, कल 24 घंटे पहले जब अंतिमबाजी करे थे तो बाजार ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, फ्री फॉल कोई कैप खुल गया या पता नहीं, मालूम नहीं क्या हो गया, एकदम से बाजार धराशायी हुआ था। आज बाजार डिहाई पे है। इंडसइंड बैंक के थोड़ी देर पहले नंबर्स आए। नंबर्स जो जी बिजनेस ने अनुमान बताया था सटीक वह बैठा। 880 करोड़ रुपए का नंबर्स प्रॉफिट का आया। हमने जो अनुमान दिया था 890 करोड़ के दिया था, सिर्फ 10 करोड़ का फर्क है और बिल्कुल सटीक वैसे ही नंबर हमको आते हुए। अब बड़े आदमी हैं, 10 करोड़ आपके लिए सिर्फ नहीं बड़े आदमी लोगों के लिए 10 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। तो 80 अंकों की मजबूती है निफ्टी पर। 10,060 के पार निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है और ये अच्छा संकेत है मार्केट के लिए, खासकर तब जबकि कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा। अगला हफ्ता मार्केट के लिए ट्रंकेटेड है। मोहर ट्रेडिंग के दिन जो 1.5 घंटे का ट्रेड होता है वही होता है सिर्फ। लेकिन हाँ, आज का जो मूव है और जिस तरह का पार्टिसिपेशन हैवी वेट्स का है उसके आधार पर अब उम्मीद है बाजार में वो जो नया हाई है, भले ही टेक्निकल हो, लेकिन उसकी उम्मीद और बातचीत दोनों होने लगी है। बिल्कुल, ये बातचीत कितनी आगे बढ़ेगी, इसमें कितना दम है, कितनी कन्विक्शन है, सुमित बागड़िया आज हमको बताएंगे टेक्निकली कि बाजार में कितना दम दिख रहा है। आशीष महेश्वरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष का इस समय व्यू बहुत ज़रूरी है नंबर्स को लेकर, क्योंकि तिमाही नंबर्स अब धीरे धीरे आने लगे हैं। इंडसइंड बैंक के नंबर उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। आशीष से हम ये बात ज़रूर करेंगे और राजेश से हम कुछ F&O की बात और कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स पे शेयर समझेंगे। तो पहले आप आशीष, आपसे शुरू करें। अभी इंडसइंड बैंक के नंबर्स आए, बिल्कुल जो हमारा अनुमान था उसके सटीक साबित हुए हैं। शाम को TCS के नंबर आएंगे। ये दोनों पे आपकी राय चाहिए। एक इंडसइंड बैंक पे नंबर्स आने के बाद और TCS के नंबर आने हैं, दोनों पे आपकी राय। जी, मेरा मानना है इंडसइंड बैंक के जो नतीजे हैं, जैसा आप अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक आए। जो 880 करोड़ का मुनाफा था, क्योंकि जो एक स्ट्रीट में एक्सपेक्टेशन था 883 से 890 करोड़ के आसपास था, तो 880 करोड़ एक बेहतरीन फिगर है और कोई निगेटिव सरप्राइजेस नहीं देने का एक जो ट्रैक रिकॉर्ड इंडसइंड बैंक ने मेंटेन किया हुआ है इतने सालों से, वो बिल्कुल मेंटेन रखा है। दूसरी बात है, जो एनपीए का भी जो रेट है वो 0.44 ही बाजार में उम्मीद थी और इनफैक्ट सेम फिगर आया, तो ये भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि कोई इंक्रीमेंटल ग्रोथ 0.01% का भी देखने को नहीं मिला। तो मेरा मानना है कि इंडसइंड बैंक बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन है और यही रीजन है कि जो वैल्यूएशन इस बैंक को मिल रहा है, जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि कोई नंबर्स में अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये अपने रिच वैल्यूएशन को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो रिच वैल्यूएशन को कंटिन्यू रख सकता है इंडसइंड बैंक। अच्छा ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे, नंबर्स की बात हम और भी करेंगे आगे, क्योंकि कई कंपनी साइंट के भी आज नंबर्स आने हैं। लेकिन आज का जो फ्लेवर है वो कहीं ना कहीं FMCG भी बनता हुआ दिख रहा है। HUL, ITC, मैरिको, डाबर, ये सभी शेयर्स कहीं ना कहीं दिन के उच्चतम स्तरों पर हैं। एक बार राजेश, आप मेरे को बताएंगे, अभी आप ITC दे रहे थे, कुछ और FMCG प्लेयर आपको दिखे मिड कैप कैटेगरी के अंदर? देखिए, डाबर एक काउंटर है जहां पे एक कॉल दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 308 के आसपास हमारी बात हुई थी। 326-27 के आसपास का टारगेट है, बट मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर पोजीशन आपने बनाई है तो उसे होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, 318 का एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करिए। अपसाइड में देयर इज स्टिल ए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, क्योंकि ऐसे मार्केट में इतने चॉपीनेस में, जैसे कल हम देखा कि 100-150 पॉइंट का फॉल, अभी फिर से वो इतनी रिकवरी, ऐसे चॉपीनेस में तो मुझे लगता है लो बेटा तो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो डाबर मुझे लगता है मेंटेन करे। अपसाइड में देयर इज स्टिल ए पोटेंशियल, मुझे लगता है 340 तक के टारगेट इस एक्सपायरी के लिए अगर आप रखे तो बेटर होगा। जैसे ITC की बात की है, ITC अभी भी अच्छा लगता है, हमें लगता है कि ITC होना चाहिए पोर्टफोलियो में। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्राइस पैटर्न है वो अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि 267 के ऊपर टेक्निकल ब्रेकआउट है, 282 का टारगेट है, हार्डली 3-4 रुपीज का रिस्क है, तो मुझे लगता है ITC भी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सुमित बागड़िया भी हमारे साथ है। सुमित, मैं बैंक निफ्टी पे आपसे जानना चाहता हूं भी क्या करना चाहिए, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है और कल बैंक ने ही कल्प्रिट बन गया था बाजार को कमजोर करने का। आज कुछ शॉर्ट कवरिंग है, ये ट्रस्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी पर, विश्वास कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून डिम्पी। आफ्टरनून सर। बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी हमको देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। आज भी सुबह खुलने के बाद एक बार के लिए इसने सपोर्ट्स ब्रेक किए थे 24,000 के, उसके बाद ये वापस से पुल बैक, और अब जो मूव देखने को मिल रहा है वो अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। वो ये शो कर रहा है
कि अब वापस से हमको तेजी देखने को मिलेगी। निफ्टी भी अभी वापस से स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ से 10,060 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा तो हमें निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी उसको फॉलो करेगा। लीड शायद हो सकता है निफ्टी करे, फिर बैंक निफ्टी फॉलो करे। अभी इमीडिएटली बैंक निफ्टी के अंदर 24,300 24,400 के टारगेट होंगे और फ्रेश तेजी हमको 24,500 का लेवल टूटने के बाद देखने को मिलेगी। आई थिंक जब तक 24,000 के लेवल्स नहीं टूटते बैंक निफ्टी में, तब तक प्रेजेंट लेवल से कोई भी गिरावट में खरीदारी करके चलें। ऊपर में 24,300 24,400 इमीडिएट टारगेट होंगे। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार जो कॉम्पोजिशन है निफ्टी का उसको भी देख लेते हैं। आज सबसे बेहतर कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है रिलायंस की तरफ से। ये 17 पॉइंट ऐड कर रहा है निफ्टी की तेजी में इस समय। बाकी आईटी स्पेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। देन यू हैव ऑटो स्टॉक्स जहां पर अच्छा रुझान है। तो आप टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इनको अगर देखेंगे तो यहाँ पर रुझान ठीक देखने को मिल रहा है। इसमें रिलायंस पर सुमित आप किस तरह का अपमूव देख रहे हैं? हाँ, मिहिर, रिलायंस के अंदर हमने बाय कॉल इनिशिएट कर रखा है और ऐसा लग रहा है कि कल जो मार्केट गिरा था उसमें एक छोटा सा फॉल दिखाया, फिर आज वापस से अब ये तेजी पकड़ रहा है। आई थिंक रिलायंस में इमीडिएटली तेजी का व्यू लेके चलना चाहिए। आने वाले दिनों में 900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी ये कल के हाई भी ब्रेक कर रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। 870 जो लास्ट 15 से 20 दिन पहले का हाई था वो इमीडिएट हडल होगा। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है तो हमें 900 से 950 तक के लेवल्स रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर होल्ड करके चलना चाहिए। प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। 835 के आसपास, 835 से 840 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। 870 का लेवल क्रॉस होते ही 900 से 950 के टारगेट होंगे। ठीक है, 950 के टारगेट बनते हैं, लेकिन रिलायंस पे कन्विक्शन स्ट्रांग है और ये बाजार को भी थोड़ा मजबूत कर रहा है। खुद ही अपने आप में 2% ऊपर है और वेटेज के हिसाब से मार्केट की भी हेल्प कर रहा है। एक बार मैं आपको सरकारी बैंक वापस दिखा दूं मीर, आज क्योंकि वीकली एडजस्टमेंट भी है निफ्टी की, लेकिन उससे आप देखिए सरकारी बैंकों के बिना है ये। आज इंडसइंड बैंक के नंबर आए तो कुछ निजी बैंक चल पड़े। SBI नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे, कैनरा बैंक नीचे, बैंक ऑफ इंडिया नीचे। ये सारे के सारे बैंक में आज कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। मार्केट डे हाई पे है, बैंक निफ्टी डे हाई पे है जिसके कंपोनेंट है, लेकिन ये सब के सब शेयर डे लो पे है। तो कल जब नीति आयोग के अमिताभ कांत आपके साथ थे, वो कुछ बैंक को लेकर कह रहे थे कि वो निजीकरण में, मतलब कैपिटल इन्फ्यूजन में थोड़ा विश्वास करते हैं। उन्होंने ये बात रखी कि वो कब तक पैसा देंगे। नहीं, देखिए वो तो ऑब्वियसली उनके हाथ में नहीं है। वो तो रेकमेंड कर सकते हैं कि रिकैपिटलाइज करना चाहिए, लेकिन जो खास चीज़ उन्होंने कही वो ये थी कि क्योंकि मैंने उनसे ये पूछा था कि आप अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो तो फिर क्या जो सरकारी बैंक है उसमें भी सरकार एक क्रिटिकल स्टेक अपना रखे स्ट्रेटेजिक, लेकिन 51% से बहुत ज़्यादा स्टेक सब बैंक्स में है सरकार का, तो वो ज़रूरी है क्या? तो उस पर उनकी यही राय थी कि फिलहाल वैल्यूएशन अच्छे नहीं मिलेंगे, पर जब स्थिति सुधरे, एनपीए का प्रॉब्लम सॉल्व हो तो उसके बाद डेफिनेटली सरकारी स्टेक घटना चाहिए इन सब बैंक्स में। ये भी एक अहम चीज़ थी जो उन्होंने कही। और रिकैपिटलाइजेशन ऑब्वियसली जल्द से जल्द हो, ये ज़रूरी है बैंकिंग स्पेस के लिए। आशीष, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। ये बैंक तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे सर। 1 तिमाही नहीं, 2 तिमाही नहीं, 3री तिमाही हम देख रहे हैं जब बैंकों के अंदर किसी तरह का कोई सुधार नहीं है, ना तो एनपीएस में, ना इनकी क्रेडिट ग्रोथ में। इस 3 महीने में बहुत कुछ हो गया। बिल्कुल, और कोई आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा ऐसा मेरा उम्मीद नहीं है, क्योंकि एनपीए का जो इशू है वो अभी थोड़े समय और बना रहेगा, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमी में जब तक एक बहुत मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट नहीं आता तब तक बैंकों का एनपीए सुधार होंगे, पीएसयू बैंकों का, ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो प्रेशर बिल्कुल इन पर बना रहेगा। ना क्रेडिट ग्रोथ होगी, क्योंकि अभी उनका जो फोकस है वो सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट का टेक केयर करने में है। तो पूरी तरह से न्यू एक्विजिशन जो क्लाइंट्स का है वो रुक गया है, तो जिसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो प्राइवेट सेक्टर बैंकों को और एनबीएफसीज को मिल रहा है, जिनके पास में क्वालिटी क्लाइंट्स जो है वो वहाँ माइग्रेट हो रहे हैं। तो पीएसयू बैंक आई थिंक पूरे इस एपिसोड में सबसे बड़े लूजर है और अगले 2 साल मेरा मानना है बिल्कुल उन पर प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, आज जो बैंक निफ्टी चल रहा है उसमें काफ़ी हद तक बड़ा योगदान एचडीएफसी बैंक का भी है। ये करीब 12 पॉइंट्स दे रहा है इस समय निफ्टी को मूव करवाने में, और ये निफ्टी ऑलमोस्ट डी हाई पे भी है, बैंक निफ्टी भी डी हाई पे है। आईटीसी का कंट्रीब्यूशन 7 और रिलायंस का, जो भी मीर पूछ रहे थे कि इसमें आगे का व्यू क्या है, सुमित कहने की चलेगा, ये 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है इस समय निफ्टी को। अमिताभ कांत क्या कह रहे थे बैंकिंग को लेकर, जरा एक बार आप भी सुनिए। तो बड़ा क्लियर डिसीजन हो चुका है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हुआ था कि गवर्नमेंट में कई एरियाज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं
और तभी यही कारण है कि जीई और एल्स्टॉम बिहार में लोकोमोटिव्स की नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। नहीं, ऑपरेशन में भी ये डिसाइड हो चुका है कि ट्रेन सेट्स प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, रेलवे स्टेशन में प्राइवेट सेक्टर आएंगे, ट्रेन सेट्स, ट्रेन का ऑपरेशन भी प्राइवेट सेक्टर करेगा। ये तो कैबिनेट का डिसीजन हो चुका है। तो प्राइवेट सेक्टर आए, क्यों नहीं आ रहा है? इनको आगे ले जाना चाहिए, बिल्कुल। और ये कैबिनेट का, इस गवर्नमेंट का डिसीजन हो चुका है। दूसरा, बैंकिंग एरिया में देखिए, ये बार बार जो आपके एनपीएस आ रहे हैं बैंक्स में, ये दिखा रहा है कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इस गवर्नमेंट ने आने के बाद कई चीजें की प्रोफेशनलाइज करने के लिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया विनोद राय जी की चेयरमैनशिप में, कि सही सिलेक्शन हो, सही चीफ एग्जीक्यूटिव्स हों, सही चेयरमैन हो, उसकी पोस्ट को स्प्लिट किया, कई चीजें की गई हैं। बट इस समय आप अगर प्राइवेटाइज करिएगा बैंक्स को, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये गलत समय है। इस समय जरूरी है कि बैंक्स को आप रिकैपिटलाइज करिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट के हाथ में लाइए और उसको आगे ले जाइए। तो जो कुछ निर्णय लेना है बैंक्स के डिसइन्वेस्टमेंट का, वो 3-4 साल बाद लेना है, अभी नहीं लेना। ये गलत समय होगा, इस पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी एनपीएस को लेकर तो चिंता बरकरार है। खुद अमिताभ कांत कह रहे थे कि हाँ एनपीएस अभी है, प्रॉब्लम है एक। देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये भी है ना कि जो नए नियम भी आए हैं, अब वो एनसीएलटी का भी जो मैकेनिज्म है, हो क्या रहा है इसमें कि बैंक्स के लिए बदला क्या है, उनकी रिकवरी अभी भी नहीं हो रही है। बैंक किसी कंपनी को एनसीएलटी में ले जाता है, फिर कंपनी उसके अगेंस्ट में अपील कर देती है कोर्ट में। तो इन सब वजह से हो क्या रहा है कि जो बॉटलनेक है वो क्या है कि बैंक्स की जो एसेट क्वालिटी हो जल्द से जल्द सुधरे और एनपीए का दबाव घटे, रिकवरी तेज हो। उम्मीद थी कि ये बॉटलनेक थोड़ा ईज ऑफ होगा या क्लियर होगा ये पूरे मैकेनिज्म के बाद, लेकिन वो हो नहीं पाया है। तो वो सबसे बड़ी चिंता है। खैर ये बात चिंता दिख भी रही है, क्योंकि बाजार के अंदर जब चलता है ना बैंक निफ्टी, तब भी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पर चल रहा है। ताज़ा खरीदारी तो सब बॉस बिल्कुल नहीं आ रही है इसमें, ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर अब मार्केट पे वापस लौटते हैं, जरा कुछ और शेयर्स भी देखते हैं जहाँ पे मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। आप आज देखेंगे फिर से कुछ एक इंफ्रा रिलेटेड शेयर्स चलने लगे हैं। एक बार जरा टेलीकॉम की इंफ्रा वाली कंपनी भारतीय इंफ्राटेल को दिखाइए, जहाँ पे टावर की डील खड़ी हुई है तैयार होने को। ये केकेआर कंसोर्शियम इस डील के साथ आगे बढ़ सकता है, 5% आज शेयर ऊपर है। इस पे करना क्या है आशीष, हमको आपकी रिकमेंडेशन क्या है भारतीय इंफ्राटेल पर? मैं इनफैक्ट बाय या होल्ड दोनों साइड से रिकमेंड करना चाहूँगा। यदि जिसको अभी भी बाय करना है बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक जो लीडर कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम में, वो भारतीय इंफ्राटेल ही है। और इस डील के बाद में इनफैक्ट कंपनी का ऑलरेडी डेट तो है ही नहीं, बट कंपनी के बाद में काफ़ी कैश जनरेट हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि भारतीय इंफ्राटेल आउट परफॉर्म करता रहेगा और बिल्कुल बाय करने जैसा स्टॉक है आज भी। खैर इस मार्केट के अंदर अगर आप सेक्टोरियली भी देखेंगे तो बैंक के अलावा एनबीएफसीज, इंश्योरेंसेस, ये भी मार्केट का एक नया थीम बन के उभर रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड वालों से बात करेंगे तो वो बता रहे हैं कि इंश्योरेंसेस को लेकर काफ़ी बज़ है बाजार में। और इसी में बातचीत करने के लिए एक नई कंपनी भी मार्केट में आ रही है, सुदीप सिक्का, जो कि ईडी एंड सीईओ है रिलायंस निप्पॉन लाइफ एएमसीज के। ये निप्पॉन जैपनीज कंपनीज है और रिलायंस के साथ वेंचर है, मैं आपको पहले बताऊं। और उसके बाद अब इनका आईपीओ का भी तैयार हो रहा है। संदीप, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल तो ये होगा, क्योंकि आप एक तो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं आपको, दूसरा आप आईपीओज ऐसे समय पे आ रहे हैं जब आईपीओज की बार लगी हुई है और बिल्कुल नज़र नहीं लगी हुई है आईपीओज को, कोई भी आए तो आईपीओ हिट हो जाता है। आप कितने एंथो हैं इस समय आपके अंदर इस आईपीओ के साथ? वी आर वेरी एक्साइटेड। ये जब रिलायंस म्यूचुअल फंड, इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंपनी टू बी लिस्टेड एंड इट्स स्टार्टिंग अ न्यू ट्रेंड, हैविंग क्रिएटेड वेल्थ। आज पिछले 22 साल का हमने 70 लाख इन्वेस्टर्स के लिए वी बीन क्रिएटिंग वेल्थ। आज हमें एक बहुत अच्छा लग रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी है कि हम रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए भी सेम काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएट करें। ऑल्सो हमें ऐसा लगता है कि अभी चाहे अभी आजकल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है ऑल टाइम हाई, हमारा एयूएम ऑल टाइम हाई, बट अगर आप देखिए आज भी खाली 3% ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। एंड ये पोस्ट डिमोनेटाइजेशन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं इंडिया में, जनधन के बाद ये पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है विद डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैम, आधार,
हमें लगता है कि ये ट्रेंड अभी शुरू ही हुआ है विद द इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन, और पैसा भी हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में आएगा। लेकिन इस समय संदीप, एक तो आईपीओस का सीजन चल रहा है, दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन। अब आप ऑब्वियसली ये एक निश स्पेस में है कंपनी और लिस्ट होने जा रही है, जो बाकी एनबीएफसीज या फिर फाइनेंशियल स्पेस की लिस्टेड कंपनीज हैं, उससे इन्वेस्टर्स के लिए इसमें अलग क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया, ये इंडिया एक बड़े डेमोग्राफिक चेंज से जा रहा है। आज एक एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का जो हमें लगता है कि फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आज 40 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, काफी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इंडिया को से जाके वापस चले गई हैं, लेकिन द की लाइज इन एग्जीक्यूशन। हमारा फोकस यही रहा कि स्मॉल सिटीज में, छोटे छोटे शहरों में जाके इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी देना कि ताकि वो इंडियन कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। एंड हमारा जो लॉन्ग टर्म अभी तक जो एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एंड जो स्केल जो हमने बिल्डअप करा है, हमें लगता है कि इससे बहुत निवेशक जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आते हैं और ऑल्सो शेयर होल्डर्स आएंगे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। संदीप, आपका एक ना व्यू हमको ये आपकी इस आईपीओ से हमको ये भी जानना होगा, क्योंकि एफआईज मार्केट पे अभी बुलिश नहीं है, वो बेरिशियर लगातार बेच रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से हम थोड़ा डी कपल भी है, तो आपका रिएक्शन क्या है इस आईपीओ के साथ, क्योंकि आप तो मार्केट से ही डील करेंगे ना? जैसे मैंने आपको पहले बोला, आज भी अभी तक जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मोर देन 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स यूज्ड टू कम फ्रॉम जो बड़ी सिटी से आती थी, जो टॉप 10 टॉप 15 सिटी से, ये एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आज के दिन में ये 100% वी आर कन्विंस्ड आज इंडियन इन्वेस्टर्स विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स गोइंग फॉरवर्ड, एंड इसी वजह से हमें लगता है कि फ्यूचर और भी एक्साइटिंग है। आज खाली 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये 3% जब 10%, 15%, 25% पे जाएगा, आप सोचिए अब इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है। लेकिन उस फ्यूचर के लिए भी, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको कैप्चर करने के लिए एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इन स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स, बिकॉज आज भी काफी हद तक जो पैसा आता है बड़ी सिटीज में आता है, काफी म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऑफिस खाली बड़े सिटीज एंड टाउन्स के अंदर है। हमने 171 ब्रांचेस खोली है और आगे चल के हम इसको ये इश्यू 3 साल के अंदर इनको 500 ब्रांचेस तक लेके जाएंगे। बिल्कुल। संदीप, आपसे आखिरी सवाल होगा, अब नाउ ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट्स लिंक्ड हैं ग्लोबली, ग्लोबल मार्केट से जो सेंटिमेंट इस समय है ग्लोबली, खासकर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से आई वुड से अनफोल्ड हो रही है इस समय, या फिर यूएस फेड जिस तरह की कमेंट्री कर रहा है, इन सबको अगर हम जोड़कर देखें तो आप का व्यू मार्केट पर क्या है? हमें ऐसा लगता है कि बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी हमारे को देनी है, तो इसलिए ये सब चीजें इवेंट्स आती रहेंगी जिनके लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स विल कीप टेकिंग ऑल दिस इनटू अकाउंट। बट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हम अपने बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ताकि दे कैन सेल थ्रू एनी वॉलेटिलिटी दैट कम्स बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल इवेंट्स। शुक्रिया संदीप आपका आज सी बिजनेस को समय देने के लिए, और आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी है कि आपका आईपीओ सक्सेस रहे और आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक बार मान इंडस्ट्रीज दिखाइए मीर, हमको काफ़ी गर्व भी महसूस हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि कल हमने मान इंडस्ट्रीज मार्केट से 10 में अनीशा की एक कॉल थी, परसों मेरी तरफ से दिया गया था, आज गेल ने भी इनको दिया है, गेल ने इनको एक ऑर्डर दिया है और गेल ने इनको जो ऑर्डर दिया वो 925 करोड़ का ऑर्डर है, और दर्शकों ने, निवेशकों ने इसको सर्किट दे दिया। अब ये 20 करोड़ से सर्किट पे भी है, तो 925 करोड़ के बाद ऑर्डर के बाद ये 20% के सर्किट पे मान इंडस्ट्रीज अब 100 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम आपको ऐसी ही कॉल्स दें जहां पर अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। अब हमारे साथ शर्मिला जोशी जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मिला, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। क्या लग रहा है, मार्केट आज तो स्ट्रॉन्ग है सेंटिमेंट, बट इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल, एक दिन स्ट्रॉन्ग होता है दूसरे दिन फ्लैट होता है आपका व्यू क्या है इस समय? मुझे लगता है कि अर्निंग सीजन जस्ट चालू हुआ है और आज काफी बड़ा नतीजा है टीसीएस का, शाम को हमें पता चलेगा। आईटी एक तरह से बेलवेदर है, उसके साथ साथ वेरी ऑनेस्टली अर्निंग सीजन से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, आई थिंक ना मुझे है ना मार्केट को है। सो आई थिंक एज वी बीन डिस्कसिंग, दिस मार्केट हैज रियली बिन कि जिस तरह से फ्लोज है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक स्ट्रॉन्ग बायर है, लेकिन थोड़ा बहुत डैम्पन स्पिरिट जरूर हो सकता है अगर अर्निंग सीजन खराब रहा तो। So I would expect that whatever rally that we are going to have should be in the next 10-15 days, जब तक the reality of the earnings sort of doesn't sink in और उसका एक analysis नहीं होता है. So I would actually very honestly fully expect that market would go to its all-time high or make a new all-time high by next week or
in the by Diwali sort of a thing. So let's wait and see how that goes, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि काफी volatile है और जिस तरह से खास करके maybe you are in a better position to analyze F&O data, लेकिन जिस तरह से मैंने पढ़ा है F&O data है वो कहीं ना कहीं ये suggest जरूर करता है that market is sort of likely to remain in that 9,900 10,000 kind of range. But today's breakout of course has been a very pleasant surprise. टीसीएस के नंबर्स की आप बात बोल रहे थे ना, शाम को आएंगे, एक बार जरा नंबर्स चेक कर लें कि नंबर्स कैसे रहने वाले हैं। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। अंचल बताएं नंबर्स कैसे रह रहे हैं इस बार? शुक्रिया नबीद। टीसीएस की बात करें, फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। रेवेन्यू करीब 3.1% बढ़ता हुआ दिखेगा। वहीं एबिट और एबिट मार्जिन में एक सुधार देखने को मिलेगा। डॉलर रेवेन्यू की जहाँ तक बात रही वो भी 3% पे फ्लैट ग्रोथ दिखा सकता है। देखिए इस बार ही क्रिटिकल रहेगा नंबर्स में क्रॉस करेंसी का सपोर्ट कितना कंपनी को मिलता है। डॉलर इंडेक्स 6 है जो सबसे बड़ी करेंसी है उसके मुकाबले करीब 4% गिरा है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा कंपनी को इस बार क्रॉस करेंसी के तौर पर बाकी ऑपरेशंस में आता हुआ दिखेगा। हालांकि एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेगा बीएफएसआई कारोबार किस तरह से परफॉर्म करता है। पिछले 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं फ्लैट ग्रोथ आ रही है बीएफएसआई कारोबार से। इस बार अगर वहां थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है, क्लाइंट एक्विजिशन इंप्रूव होता है, तो डेफिनेटली नंबर्स और इंप्रूव हो सकते हैं। तो आज जब नंबर्स आए इनके क्लाइंट एक्विजिशंस पे, बीएफएसआई कारोबार पे, क्रॉस करेंसी सपोर्ट पे नजर रखिएगा। जहां तक रही बात बॉटम लाइन की, 5% ग्रो करती हुई दिखेगी कंपनी का मुनाफा, क्योंकि इस बारी कोई खर्च अतिरिक्त नहीं है कंपनी पे। वीजा कॉस्ट भी रिलेटिवली कम है और जो वेतन बढ़ोतरी थी वो Q1 में कंपनी कर चुकी है पिछली तिमाही में, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा एक अच्छी बॉटम लाइन में आता हुआ दिख सकेगा। ठीक है, तो टीसीएस के नंबर्स हम पे थोड़ा ठीक लग रहे हैं। डॉलर आय में भी करीब 3% का इजाफा है, करीब 5% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर आ सकती है। कन्विक्शन हमको दिख रहा है, ये प्राइसिंग में भी दिख रहा है और मार्केट के एक्सपर्ट से भी हमको दिख रहा है। खैर बाजार में कुछ और शेयर्स भी हैं जो नंबर्स के अलावा भी आज मोमेंटम बनाए हुए हैं, उसमें सन फार्मा है। आज देखिए सुबह इनको दादरा प्लांट की जब मंजूरी आई ना, EIR मिला, उसके बाद ये अच्छा गैप खुला, थोड़ा कमजोर हुआ, अब फिर से डी हाई की तरफ बढ़ रहा है। आशीष एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, क्योंकि आप सन फार्मा को आप नोटिस भी करते हैं, काफ़ी ट्रैक भी करते हैं। ये अब मान के चलें कि 500 के नीचे नहीं जाएगा। इस बार अगर ये नंबर अच्छे दिखा दे तो ये सोने पे सुहागा हो सकता है। ये 500 के नीचे अब नहीं जाएगा शायद। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और अब एक बॉटम इसका बन गया है। इनफैक्ट और भी जो फार्मा स्टॉक है सभी का एक बॉटम पिछले 3-4 महीने में जो हमने देखा वो बन गया है और इनफैक्ट सन अब एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर बन के सामने आएगा, क्योंकि अब उन स्टॉक्स की रैली स्टार्ट हो रही है जिनके अभी वैल्यूएशन रिच है और जिनके बिजनेस मॉडल में काफी सस्टेनेबिलिटी दिख रही है। तो जो बिजनेस मॉडल जो सस्टेनेबल है और लॉन्ग टर्म में चलेंगे और कोई बहुत नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं देने वाले हैं, वो अब आईटी और फार्मा ही बाकी हैं इस पूरे सेक्टर में, क्योंकि हमने मेटल में, बैंक्स में, एनबीएफसी में बड़ी रैली देख ली है। तो जो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है वो अभी फार्मा और आईटी क्षेत्र में ही है। तो इनफैक्ट फार्मा क्षेत्र में चूंकि एक लीडर कंपनी है सन, और अब जो भी डेवलपमेंट आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं कंपनी के लिए, तो मेरा मानना है कि स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग ड्यू है और यहाँ से करीब 50 से 75 रुपए तक की भी अपसाइड एक शॉर्ट टर्म में उम्मीद की जा सकती है। इस बीच मार्केट में जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप देखिए इस समय निफ्टी में 100 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट तेजी इस समय देखने को मिल रही है। 96 आप बैठा कीजिए मार्केट में, जब आप नहीं होते ना बाजार गिर जाता है। कल से कोई सुन रहा होगा ना तो पहले आपको पकड़ेगा। पहले आपने कहा हमने एक स्टॉक रेकमेंड किया, वो चल गया, अब आप कह रहे हैं मैं बैठता हूँ, मार्केट भाग जाता है। मतलब आप चाहते क्या है? नहीं, बैठी ना थोड़ा कन्विक्शन रहती है बाजार में, पता नहीं ट्रेडर्स को एक टोटके तो होते ही हैं, तो आपका यहाँ बैठे रहना बहुत जरूरी है। नहीं, आपको बैठे रहना बहुत जरूरी है इस समय मार्केट में। नहीं, लेकिन आप देखिए अच्छी चीज ये है कि रिलायंस बहुत हैवी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है निफ्टी के मूव में इस समय। अब कहाँ सुबह 10,050 की बात हो रही थी कि पता नहीं वहां जाएगा नहीं जाएगा, अब 1100 के लेवल पे आ गया। मैं इसीलिए कह रहा था, आपने पिछले 2-3 दिन से अगर आपने सुना हो कि वो मार्केट इंडिकेशन दे रहा है, ऐसे अंदर से मार्केट चाह रहा है कि मैं नया हाई बनाऊं और मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले बनाऊं या तो मुहूर्त ट्रेडिंग पे ही बनाऊं। तो एनीवेज रिलायंस से उम्मीदें काफी हैं। कल रिलायंस के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। संदीप हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि रिलायंस के रिजल्ट से आपको एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए। अब संदीप, मार्केट की एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बढ़ गई है आज रिलायंस जिस तरह से खींच रहा है ऊपर इंडेक्स को। वाकई इस बार नंबर शायद कहीं ना कहीं उम्मीद पे खरे उतरते हुए दिखे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 8 साल की ऊंचाई पे जीआरएम्स इस कंपनी रिपोर्ट किए थे और इस बार उन लेवल्स को भी क्रॉस करते हुए दिखेंगे। 11.9 का लेवल देखने को मिला था जीआरएम्स के फ्रंट पे, और जिस तरह से क्रूड में
Q2 में ओवरऑल अगर आप देखें क्वार्टर के दौरान करीब $10 के आसपास का उछाल आया था। तो एक तो इन्वेंट्री गेन्स आएंगे और दूसरा आपको याद हो तो यूएस में बड़ा तूफान आया था हार्वे, 30% रिफाइनिंग क्षमता बंद हो गई थी, तो उससे पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं उसमें एक तेज उछाल आया था। उस वजह से जीआरएम्स में एक बड़ा उछाल आ सकता है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 12.5 से $12.60 के आसपास के जो जीआरएम्स हैं वही कंपनी रिपोर्ट करेगी। और रिफाइनिंग इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है भी, जहां से मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज इनके आते हैं। तो ये एक मेन सेगमेंट है जो कि इस बार अर्निंग्स को ड्राइव करेगा, जिस वजह से इनके जो सेल्स है उसमें करीब 7.5%, अबिडा में करीब 9.5% और जो मुनाफा है उसमें करीब 7.5% के आसपास का उछाल देखने को मिलेगा। एक अदर इनकम का फैक्टर भी हो सकता है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिले। सीजनली हम देखते हैं कि उसमें एक इम्पैक्ट ऊपर की साइड देखने को मिलता है Q2 में। जो बाकी बचे सेगमेंट्स हैं, जो कि पेटकेम की अगर आप बात करें तो इस बार मार्जिन्स हो सकता है कि फ्लैट देखने को मिले, लेकिन 2 नए प्लांट्स इन्होंने शुरू किए हैं, तो पेटकेम के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें इस बार इजाफा देखने को मिलेगा। और एक इन्होंने अपना बदलाव किया है फीड स्टॉक के तौर पे, इथेन का इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया है, जो कि इस क्वार्टर से उसका इंपैक्ट आता दिखेगा। तो हो सकता है कि उस फ्रंट पे भी जो पेटकेम साइड के जो नंबर्स हैं थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिले। ये 2 मेन सेगमेंट्स हैं। ऑयल एंड गैस की जहां तक बात है तो KG-D6 से लगातार वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, तो वहां से फिर से इस बार नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन नंबर्स की जो हाईलाइट रहेगी जीआरएम्स के अलावा मेहर इस बार वो रहेगा कि रिलायंस जियो के जो नंबर्स हैं वो हो सकता है कि इस बार पहली बार एक कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखे। ज्यादा एनालिसिस से कवर कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो नंबर्स हमारे सामने आए उसके मुताबिक 12 करोड़ कस्टमर्स के ऊपर जो रेवेन्यू है वो करीब 3000 करोड़ के आसपास के आ सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल खर्च है वो शायद रेवेन्यू से ज्यादा देखने को मिले। 3700-3800 करोड़ रुपए के आसपास के वहां पे नंबर्स आ सकते हैं। इस वजह से एक अबिडा फ्रंट पे करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा और पीबीटी बेसिस पे करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास के घाटे के जो नंबर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के नंबर्स अच्छे रहेंगे। एक तो जीआरएम्स पे नजर रखें, $12.5 का लेवल क्रॉस हो सकता है, और जियो के नंबर कैसे आएंगे उस पर नजर रखें। नतीजे प्रेजेंट करने का दबाव शायद मुकेश अंबानी पर उतना नहीं था जितना प्रीव्यू प्रेजेंट करने का संदीप पर देखने को मिल रहा था। लेकिन संदीप को ऐसे डॉक्टर कहते हैं रिलायंस का, न्यूज रूम में कहा जाता है कि संदीप को रिलायंस के बारे में उतना पता जितना मुकेश अंबानी को भी नहीं पता। बिल्कुल। आशीष, क्या उम्मीद है आपकी रिलायंस से? देखिए, लास्ट 4 क्वार्टर के नतीजे देखें रिलायंस के तो सितंबर में 7200, दिसंबर में 7600, मार्च में 8000 और जून में 9000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। और ये वाला क्वार्टर उनके लिए अगेन रिकॉर्ड क्वार्टर रहेगा, क्योंकि जैसे हम बात करें तो जीआरएम इनफैक्ट 8 सालों की भी जो ऊंचाई है उसको भी क्रॉस किया है, और जो पेटकेम बिजनेस है उसमें पोस्ट एक्सपेंशन काफी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। तो मेरा मानना है वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, और नो वंडर आप स्टॉक अपने 52 वीक हाई के बिल्कुल पास में कोट कर रहा है, और पोस्ट रिजल्ट अब ये स्टॉक 900 रुपए को बिल्कुल छूने की तैयारी में है। तो प्री रिजल्ट जिन्होंने बाय करना है आज भी मौका है, बाय कर लें। ठीक है, बाय कर लें, आज ही आपके पास मौका है। नंबर्स का इम्पैक्ट आपको दिखेगा। एक शेयर और देखिए, NBCC, ये शेयर करीब 9% ऊपर है। टिपिकली शेयर ऐसा चलता नहीं है, लेकिन आज करीब 10% का मूव देने के बाद डे हाई पे है। राजेश, जरा आप इसका चार्ट देखिए, ये आज प्रॉफिट बुक कर लें। आज तो जिन्होंने सुबह NBCC को लेगा उनको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि 10% आज भी हमको मिल जाएगा। नहीं डिम्पी, मुझे लगता है कि इसका मोमेंटम पॉजिटिव है, और ये 10% का जो मूव है उसका रीज़न ये है कि इसका जो राइजिंग चैनल है उसको इसने ब्रेकआउट दिया है, और क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग इसमें दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर पोजीशन है तो कल तक के लिए होल्ड रखे, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे 233 का, 33, 34 के आसपास। देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी, क्योंकि 52 हाई पे ट्रेड हो रहा है, तो ये बोलना डिफिकल्ट है कि यहाँ से कितना % ऊपर जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उस हिसाब से लगता है 3 to 4% अपसाइड अभी बाकी है। ठीक है, कुछ एक और शेयर्स आज चल रहे हैं। इसमें आप बॉम्बे बर्मा देख सकते हैं, करीब 7% ऊपर है। आज सुबह सुबह मैं आपको डेयरी के शेयर्स बताए थे, कहा था इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आज मोमेंटम भरे रह सकते हैं। पराग मिल्क आज 5% ऊपर है। इस पे जरा आप व्यू देंगे आप बॉम्बे बर्मा पे? सुमित, रखना चाहिए कि अभी भी शेयर ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया ये? डिम्पी, बिल्कुल ये स्टॉक को एक बार रखा जा सकता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर मूव तेजी का देखने को मिल रहा है और यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। आज का वॉल्यूम भी सही है और ब्रेकआउट भी है स्टॉक के अंदर। 1470 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी 100 रुपए की तेजी दिखाएगा, क्योंकि ये स्टॉक 3 से 4 दिन तेजी दिखाता है, फिर 2-3 दिन मंदी दिखाता है, फिर वापस तेजी दिखाता है। तो आज करेक्शन के बाद पहला दिन है तेजी का, तो ये तेजी का मूव एक्सटेंड होना चाहिए। 2 से 3 दिन अगर कंटिन्यूसली तेजी होती है तो 1550 से 1600 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और भी तेजी देखने को मिलेगी। चलिए, इस बीच और एक बड़ी खबर, हालांकि
मार्केट से जुड़ी तो नहीं है लेकिन आई है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाने वाला था कि जो आरुषि तलवार का मर्डर केस था उसमें उसके माता पिता दोषी है या नहीं। तो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि तलवार दंपति दोषी नहीं है, यानी आरुषि के माता पिता रिहा हो जाएंगे। उनका यह फैसला है कि इन दोनों ने हत्या नहीं की थी। हालांकि काफी लंबा चला था ये केस, इस पर फिल्म भी बनी थी, लेकिन अब फिलहाल यह फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि तलवार दंपति हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है, दोषी नहीं है और उन्हें रिहा किया जाएगा। ये खबर, इस पर खैर हम बाद में विस्तार से बातचीत करेंगे। बट कमिंग बैक टू मार्केट्स, आज देखिए सेटअप भी मार्केट के लिए, सुबह जिस तरह का ओपनिंग सेटअप था आज मार्केट के लिए, और अब इस समय जो प्रिवेलिंग आप देखें पीयर मार्केट्स जो हैं या फिर इवन यूरोप को अगर आप देखेंगे वहां पर जिस तरह के संकेत हैं उसे अगर आप देखें तो क्लियरली एक अच्छा ब्रेकआउट मार्केट पर देखने को मिल रहा है और पूरे चांस हैं कि मार्केट यानी निफ्टी बंद होने से पहले 1100 के लेवल को भी चेस करने की कोशिश करे, क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज नेगेटिव नहीं है। यूरोप से जो संकेत है वो नेगेटिव नहीं है, यूएस से बायस हो सकता है नेगेटिव इन फ्यूचर्स, लेकिन काफी हद तक न्यूट्रल है। तो ये डेफिनेटली कोशिश करेगा कि 1100 का लेवल भी एक बार चेस करे। जो एडवांस डिक्लाइन है वो ठीक है, फेवर में है, बढ़त की बेहतर हो सकता था इससे, लेकिन इंडेक्स में डेफिनेटली बेहतर है अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखें उसकी तुलना में। और टर्नओवर भी एक बार देख लेते हैं, 4 लाख करोड़ के पार का टर्नओवर है, अभी करीब आधे घंटे का ट्रेड बचा है। वही वॉल्यूम लो है पर आधा घंटा बचा है, अभी देखते हैं क्या कुछ पिकअप होता है। तो अब ऐसे में आज की फाइनल बेट कौन सी है ये देख लेते हैं। रजत बताइए। पाइप मैन्युफैक्चरर्स जो है ना वहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है और हो सकता है तेजी और एक्सटेंड हो जाए, चाहे पोजिशनली चाहे फिर इंटरडे पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स खरीदने लायक हैं। इंडियन ह्यूम पाइप्स इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है, अच्छी तेजी में है और आर्ली डेली चार्ट्स के हिसाब से तो तेज है ही, लेकिन वीकली हाई पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ सेक्टर तेज है, अगर आप टेक्समो पाइप देखेंगे या फिर श्रीकालाहस्ती, इन सभी में ही आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, लगातार ऑपरेटिंग आधार पर कंपनी के नतीजे बेहतर हैं और ये तमाम एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्लस्टर ऑफ एवरेजेस यहाँ पर 513 से 520 के जोन पे बैठती है, उसके ऊपर आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 555 इमीडिएट, लेकिन उसके बाद अपने स्विंग हाइज को अटेम्प्ट करेगा 580 जो निकल के आता है। आप टारगेट शॉर्ट टर्म में 555 560 का लगाकर चलें और स्टॉप लॉस 520 से 525 के जोन पे। ठीक है, 555 का टारगेट है, अभी 540 के आसपास चल रहा है इंडियन ह्यूम पाइप। इस पे ध्यान रख सकते हैं, ये जो पाइप बनाने वाली कंपनीज है कि जिस सेगमेंट से जुड़ी होती है दोनों ही चल रहे हैं। केमिकल अच्छा चल रहा है, ऑयल एंड गैस पे काफ़ी काम हो रहा है, तो इन पाइप बनाने वाली कंपनीज पे भी फायदा मिलता है। अगर वो डक्टाइल पाइप बना रही है तो सरकारी ऑर्डर्स आजकल अच्छे मिल रहे हैं। तो इंडियन ह्यूम पाइप इस पर आप देखें ऑलमोस्ट डिहाई पे भी है, 5% ऊपर आ चुका है शेयर। शर्मिला कुछ एक और शेयर देखिए जरा, एक्सिस बैंक को आप देखें ये 525 हो गया है, ये 500 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट डे हाई पे आ चुका है। इसके नंबर्स भी उम्मीद से थोड़े अच्छे आ सकते हैं पिछले 2 बार के क्वार्टर्स के मुकाबले। एक्सिस बैंक पर आपका व्यू क्या है? बहुत पॉजिटिव व्यू नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम एक्सिस बैंक के नतीजे देखते आए हैं, एक क्वार्टर ठीक ठाक जाता है, फिर अगले एक काफी पैची रहते हैं, यानी जैसे कि आपने कहा कि पिछले 2 क्वार्टर में इतने अच्छे नतीजे नहीं थे, ये क्वार्टर अच्छे आ सकते हैं, बट देयर इज नो गारंटी कि ये सस्टेन करेगा एक अच्छे रिजल्ट्स का दौर। क्योंकि एनपीए का बुक जो है वो काफी अभी भी जिस तरह से उसमें दिक्कतें हैं, और जब कभी एनसीएलटी वगैरह से नए नाम आते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटर्स, तो आप ये मान के चलिए कि एक्सिस बैंक के पास बहुत सारे वो नाम रहेंगे जिनको उन्होंने लोन दिया है। सो आई थिंक दैट हैज बीन द वन फैक्टर दैट हैज ऑलवेज गॉन अगेंस्ट एक्सिस बैंक, कि उन्होंने काफी कोर सेक्टर को लेंडिंग किया है, और यही सब कंपनीज आज दैट दे आर वेरी ओवर लेवरेज, और उनके ही सब के नाम के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका इफेक्ट एक्सिस बैंक के नंबर्स पर भी आएगा, स्टॉक प्राइस पर भी आएगा। So I think if the stock has pulled back from a low, then it's even more risky. आप एक बार नंबर्स देखिए और उसके बाद तय करिए। बिल्कुल। इस बीच एक बार मिड कैप को देखते हैं, 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है, इसमें टोरेंट पावर है जो कि 6% ऊपर है, कॉनकोर ये करीब 4.25% ऊपर है, डीमार्ट का मूव अभी भी सस्टेन करते हुए तो ये करीब 3.5% ऊपर है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर आज अच्छा मूव था, वो सस्टेन कर रहा है। देन यू हैव भारत फाइनेंशियल, जीएमआर, वोल्टास, आईडीएफसी बैंक, डीवीज लैब, इन पर अच्छा मूव है। ये डीवीज लैब राजेश आपको कैसा लगता है?
मिहिर, डिवीज लैब इज इन माय बाय लिस्ट और इसका जो बेसिकली प्राइस पैटर्न है बहुत अच्छा है। हमने जो रैली देखी थी 550 से लेकर 1000 को, और ये 1000 की जो रैली है इसको ये रिट्रेस कर रहा है, और फिलहाल जो 850 का इसका जो लेवल है दैट इज द टेक्निकल लेवल, और वो टेक्निकल सपोर्ट लेवल है, हम लोग इसको नेकलाइन कहते हैं। तो मुझे लगता है जब तक 850 के ऊपर का बायस रहे, 850 मेंटेन करेगा, तब तक बायस पॉजिटिव होना चाहिए। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि 850 अगर मेंटेन करता है तो एक बार के लिए फिर से ये अपना 1000 का लेवल टेस्ट करे। सो इट्स अ बाय फॉर मी। एक शेयर देखिए, हमने दिवाली धमाका आपको बता रहे हैं, इस सुबह 9:50 पे आपको मिलता है। उसमें 9 अक्टूबर को हमने एक शेयर आपके सामने रखा था, सुंदरम फास्टनर। ये ऑलमोस्ट अब डे हाई और 460 रुपए के टारगेट पर आ चुका है, उसको पार कर गया 500 पे। ये 460 पे दिया गया था और अब 500 के लेवल को पार कर चुका है। 7.5% की मजबूती आज ही आज में इसमें देखने को मिल रही है सुंदरम फास्टनर। एक बार सुमित आप देखेंगे इसका चार्ट, ये टारगेट हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हैं, अच्छा मूव मिल चुका है निवेशकों को। एक बार प्रॉफिट बुक करें या फिर बने रहें? अभी बने रहना चाहिए। अभी स्टॉक के अंदर एक वन वे तेजी का मूव हमें जरूर देखने को मिल रहा है, बट अभी भी ऐसा लगता है कि इसमें और अपसाइड पोटेंशियल है। अभी लो लास्ट 10 दिन पहले के जो इसके अंदर हाइज लगे हैं वो हाइज आज इसने ब्रेक किए और आज उसके ऊपर ये क्लोजिंग भी देगा। और सबसे बड़ी बात है कि विद वॉल्यूम के साथ ये मूव हमको देखने को मिल रहा है, तो वो ये शो करता है कि ये स्टॉक 500 के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब 8 से 10% की तेजी ये स्टॉक के अंदर और देखने को मिलेगी। अभी 7% ऊपर है, तो ये लग रहा होगा कि बहुत ऊपर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से करीब 5 से 10% का मूव इमीडिएटली और दिखाएगा प्रेजेंट लेवल से। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करें, 490 485 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 530 550 के टारगेट होंगे। ठीक है, आज तो बाजार में जहां देखो वहीं खरीदारी, वहीं तेजी है। सिर्फ एक सरकारी बैंक वाले मायूस होंगे आज, वो सोच रहे होंगे किस घड़ी में पता नहीं हमने सरकारी बैंक ले लिए थे, वही सिर्फ सोच रहे हो। मुझे लगता है आज आईआईपी डेटा अगर अच्छा आ गया, टीसीएस में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और रिलायंस तो करता ही है अच्छा परफॉर्मेंस, अगर ये तीनों चीजें हुई तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा सेटअप फिर ये आगे के लिए। लेकिन अब कल का ट्रेड है, उससे पहले टीसीएस के नंबर्स हैं, आईआईपी डेटा भी है, तो ऐसे में बीटीएसटी कॉल्स थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साक्षी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए साक्षी। गुड आफ्टरनून मिहिर। सबसे पहले निर्मल बैंक की तरफ से जो 2 कॉल्स आई हैं, दोनों ही बीटीएसटी कॉल्स है, वो देख लेते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स इनको पसंद है और यहाँ पर बीटीएसटी की राय है 142 के ये टारगेट्स ऊपर में देखते हैं। स्टॉप लॉस हमें लगाने के लिए कहा है 124 का। इसके अलावा बैंकिंग स्पेस से कर्नाटका बैंक को चुना है और 162 के ये ऊपर में टारगेट्स देखते हैं। 149 का एक स्टॉप लॉस हम लगाकर चल सकते हैं। आशीष ख्याल से हमने बातचीत की, आज ग्रैन्यूल्स पर ये बेट कर रहे हैं, ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम में चल भी रहा है। 138 तक के ये टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 131 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा है। आईजीएल कई सेशन से हमने चलते हुए देखा है, अब यहाँ पर बीटीएसटी करने की सलाह है 1580 के टारगेट्स के लिए, 1480 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। आशीष अंदानी की तरफ से भी एक कॉल आई है और ये ऑटो स्पेस है, हीरो मोटो पर है, बीटीएसटी अगेन करने की राय है। यहाँ पर 3795 के ये टारगेट्स बता रहे हैं, 3720 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, कोई भी इसमें एसटीबीटी नहीं है, सभी की सभी बीटीएसटी कॉल्स और सभी मोमेंटम वाली कॉल्स है, जिनमें एकदम से एक सडन स्पाइक के साथ एक अच्छा मूव भी आता है। राजेश कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? यस डिपी, यहाँ पे मुझे लगता है गेल एक अच्छा काउंटर रहेगा। गेल 444 के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है और हमने देखा 444 एंड 450 में कंसोलिडेशन है। कल देखिए बाजार में इतना चॉपीनेस था, लेकिन गेल ने अपना ये लेवल तोड़ा नहीं, तो मुझे लगता है गेल बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा पोजिशनल रखे 435 का। अपसाइड में देयर इज एक पोटेंशियल, मुझे जो टारगेट दिखता है वो 465 के आसपास का है। एक अपोलो टायर अच्छा लगता है फ्रॉम करंट लेवल। स्टॉप लॉस जो है वो 239 के आसपास लगेगा और टारगेट 254 का है। एंड थर्ड कॉल विल बी ऑन रिलायंस कैपिटल, ये कॉन्ट्रा कॉल है, टिम्पी विच इज माय फेवरेट। 545 के आसपास का इसका भाव है, मुझे लगता है 10 रुपये का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करे और इसका अगर यहाँ से रिवर्सल देता है, जो कि एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है इसका जो टारगेट रहेगा वो 600 तक का रहेगा। बिल्कुल, चलिए एक बार आईआईपी डेटा भी देख लेते हैं। अगस्त में जो आएगा वो आईआईपी, अगस्त का जो आईआईपी डेटा आएगा वो उम्मीद है कि इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी 1.2 के मुकाबले ये 2.8% मंथ ऑन मंथ देखने को मिल सकती है। इसमें एक इम्पैक्ट ये भी होगा कि जो रीस्टॉकिंग फेस्टिव सीजन और उससे पहले हुई और वो जीएसटी का इम्पैक्ट थोड़ा सा इनिशियल इम्पैक्ट जो फेड आउट होने के बाद, तो रीस्टॉकिंग का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऊपर से अगर आप कोर सेक्टर को देखें तो इसकी ग्रोथ 4.9% थी अगस्त में, तो ये पिछले 5 महीने के हाईएस्ट लेवल पर थी। तो हो सकता है ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिकॉज 40% वेटेज जो है वो कोर सेक्टर की ही है आईआईपी में, वो इम्पैक्ट होगा।
जो बिजली का उत्पादन है वो 10% से ज़्यादा रहा है, और साथ ही जो 8 साल का लो मैन्युफैक्चरिंग PMI ने हिट किया था वहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। साथ ही पैसेंजर कार्स, लेट्स नॉट फॉरगेट, वहाँ पर रुझान अच्छा देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 12% की दर से यहाँ पर बिक्री भी बढ़ी थी। तो इन सभी का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें शर्मिला, तो जो मैं पहले कह रहा था इनफैक्ट BTST कॉल्स के पहले, TCS के नंबर्स में इफ देयर इज नो डिसअपॉइंटमेंट, इफ IIP स्टेज ऑन कोर्स एक्सपेक्टेड लाइंस पर, और फिर कल रिलायंस अगर अच्छे नंबर्स दे देता है, देन आई थिंक जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला हफ्ता है उसमें विल बी एंटरिंग विद अ गुड सेटअप। एब्सोल्युटली आई थिंक, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है डिसअपॉइंटमेंट की, बिकॉज आई थिंक अगर TCS से हमको फ्लैटिश या ठीक ठाक इफ यू गेट अ सेंस कि इट्स बिजनेस एज यूजुअल सॉर्ट ऑफ तो भी आई थिंक मार्केट उसको एक पॉजिटिवली ही लेगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, आई थिंक दैट इवन फॉर TCS दे आर ऑपरेटिंग अंडर अ न्यू हेड, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक आई वर्ड व्हाट 3.5% काइंड ऑफ राइज। तो आई थिंक उस तरह का भी नतीजा आ जाता है और कमेंट्री ठीक ठाक रहती है तो मार्केट विल टेक इट पॉजिटिवली। अगेन आई थिंक रिलायंस एज यू ऑल वर डिस्कसिंग GRM और जियो, अगर जियो से कोई भी पॉजिटिव संकेत आता है, बिकॉज फॉर रिलायंस इंक्रीजिंगली इट इज कि जो उनके नए बिजनेसेस है उनका किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है और उनसे किस तरह से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो उससे भी अगर थोड़ी बहुत कमेंट्री पॉजिटिव आ जाती है तो मार्केट उसे अच्छा लेगा। आई थिंक द स्पॉइलर कुड बी द इन्फ्लेशन डेटा, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद है कि बिकॉज ऑफ द हाइक इन क्रूड प्राइसेस एंड व्हाट वी हैव सीन अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ रियल प्राइसेस, अगर वो आंकड़ा if it is higher than anticipated, which I have been reading, कि बहुत दिनों के बाद आपको एक बड़ा नंबर दिखने को मिलेगा उसमें, then I think that could upset the setup a little, but otherwise yes, I completely agree with you कि अगले हफ्ते के लिए इस तरह से अगर हम अगले 2 दिन क्लोज आउट होते हुए देखते हैं, मार्केट विल टेक इट वेल। ठीक है, कुछ एक शेयर्स देखिए जहां पे एकदम से अच्छी तेजी बनी है, हालांकि बाजार भी तेज है, 100 अंकों के आसपास की बढ़त तो हो चुके हैं। टॉरेंट पावर, आप एक करके शेयर दिखाते चले। टॉरेंट पावर, एवरेडिज इंडस्ट्रीज, ये ऑलमोस्ट डे हाई पे इस समय आके कामकाज करते हुए। मैक्स इंडिया, कर्नाटका बैंक, अभी हमको BTST कॉल भी मिली थी, ये एक अच्छा सौदा, 150 के ऊपर काफी बेहतर है। मैक्स इंडिया, इसमें बाइंग आई है। एडलवाइस के अंदर बाइंग आई है। नवीन फ्लोरिन के नाम से एक कंपनी है, ये भी डे हाई पे आके कामकाज कर रही है। और HPCL के अंदर भी बढ़त है। आज ऑयल मार्केटिंग की शेयर्स भी कुछ हद तक निचले स्तर से वापस पुल बैक दिखा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट हाई पे, और इसने बाजार की बहुत हेल्प की आज वेटेज के हिसाब से। ये करीब 26 पॉइंट तो सिर्फ रिलायंस से हमको मिल रहे हैं, जो आज निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूटर है। लेकिन एक चीज, अभी TCS के नंबर्स की हम बात कर रहे थे, आशीष एक चीज मेरे को बताइए, आज इन्फोसिस नहीं चल रहा, ये डिस्कनेक्ट क्यों है? TCS अच्छा चल रहा है, इसके शाम को नंबर है, नंबर बेहतर है, लेकिन इन्फोसिस नहीं चल रहा। मेरा मानना है कि इन्फोसिस में ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम आ गया है, और अब जैसे जैसे वो बायबैक का डेट पास आ रहा है तो अब एक नैरो रेंज में इन्फोसिस मूव करेगा। अब इसकी बजाय बेटर जो ट्रेडर जो बैट कर रहे हैं वो दूसरे स्टॉक पे बैट कर रहे हैं, तो आज जैसे TCS के नतीजे थोड़ा अच्छे उम्मीद हैं, तो अब जो ग्रोथ पोटेंशियल है उन स्टॉक्स का, तो वो TCS, विप्रो या HCL टेक स्टॉक में ट्रेडर्स को ज्यादा नजर आ रहा है कंपेयर टू इन्फोसिस। अब इन्फोसिस का अगला मूवमेंट जो मीनिंगफुल देखने को मिलेगा वो बायबैक बंद हो जाने के बाद में ही। मेरा मानना है इन्फोसिस टाइमिंग के लिए अवॉइड करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। बिल्कुल, देखिए हम बात कर ही रहे थे कि ये डेफिनेटली 10,100, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बैठे रहिए। अब जब आप मार्केट बोलेंगे ना, मैं ये बात जरूर बोलूंगा, बैठे रहिए यहाँ पे। लेकिन देखिए वो 10,100 पर है निफ्टी इस समय, और आप कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर है, काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। जब सुबह आप जब ओपनिंग कर रहे थे, आप खुद से यकीन था कि ऐसे बाजारों आ जाएगा रिकवर करके? मैं तो सोचता ही नहीं हूँ क्या होगा, हमारा काम सिर्फ बताना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सेटअप जिस तरह का था, देखिए मैं तो सुबह भी मैंने यही कहा था कि अगर ये 10,050 तक जाता है ना तो वो अच्छा होगा मार्केट के लिए, इन सेंस थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, वरना वो डेली बैठ के वही जहां से ओपन हुआ वहीं जाके क्लोज हो रहा है, और वो सब थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है मार्केट के लिए। लेकिन अच्छे संकेत हैं मार्केट के लिए। एक बार देख लेते हैं सारे ही कंट्रीब्यूटर्स को। रिलायंस तो डेफिनेटली कर ही रहा है, IT स्पेस से अच्छा कंट्रीब्यूशन है, ITC, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, इन सब ने ठीक रुझान दिखाया है। औरबिंदो फार्मा भी करीब 4 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये फार्मा स्टॉक्स में शर्मिला लेटली हमने देखा है कि कन्विक्शन बढ़ा है, एंड यू नो दैट टेंडेंसी टू रिएक्ट नेगेटिवली
अगर कोई खबर आती है उसमें, इट्स स्टिल देयर, आई वोंट से चली गई है, लेकिन साथ ही पॉजिटिवली रिएक्ट करने की टेंडेंसी मार्केट की मैं देख रहा हूँ काफ़ी फ्रीक्वेंट हुई है, अब बढ़ रही है, अक्रॉस द बोर्ड दिख रही है स्टॉक्स में, फार्मा में। आपकी पिक कौन सी है यहाँ पर? आई थिंक कि जैसे कि आपने कहा कि अब हम देख रहे हैं कि जैसे एक दौर चला कि यूएस से नेगेटिव ही खबरें आ रही थी, अब इस तरह का दौर है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव उनसे भी सुनने में आता है। जैसे कि हाल ही में सन फार्मा के लिए आया विद द दादरा प्लांट, और ये एक्सपेक्टेशन बहुत मार्केट में बढ़ गई कि हलोल प्लांट के लिए भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनने में आएगा। सो आई थिंक नाउ द ओवरहैंग रियली रिमेन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि वहां पर जिस तरह से प्राइस इरोजन हुआ है उससे आगे बढ़ना और उसके बाद फॉर वैल्यूएशंस टू लुक अट्रैक्टिव, उसमें थोड़ा समय जा सकता है, लेकिन नेगेटिव न्यूज आई थिंक काफी प्राइस में है। सो गिवन दैट आई लाइक अ सन फार्मा, आई लाइक अ डॉक्टर रेड्डी, and I'll add another mid cap name, Shilpa Medicare, to that list. ये शुगर कंपनीज के अंदर भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज देखिए राष्ट्रीय शुगर करीब 11% ऊपर है, रेनोवा के अंदर भी अच्छा मूव देखने को मिला हमको। ये शुगर कंपनीज पर आपका व्यू क्या है आशीष? ये साइक्लिक तो होती है, लेकिन ऐसा क्या होगा, ये सिर्फ फेस्टिवल से पहले ही का मूव है, ये खत्म हो जाएगा दिवाली तक? देखिए हमेशा मूव आता है शुगर स्टॉक्स में दीपावली से पहले, तो वो तो एक फैक्टर है। इसके अलावा जो शुगर के प्राइसेस में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है कंपेयर टू जो शुगर केन के प्राइस में उतना इंक्रीज नहीं आया है, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो इनफैक्ट एक ये अच्छा सेक्टर है, कई सारे स्टॉक, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई को भी टच किया है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी बैट किया जा सकता है। एक शेयर है मान इंडस्ट्रीज, इस पे अभी गेल्स का एक ऑर्डर की खबर आई है, वो शेयर 20% के सर्किट पे लॉक है। आज एक और शेयर हमने आपके सामने रखा था दिन में करीब 10 बजे के आसपास, वो था ग्लोबल ऑफ शेयर, वो करीब 20% के सर्किट पे लॉक है, इसमें भी सर्किट लग गया। और एक शेयर और है बाट्रॉनिक्स, इसमें भी एक बार सर्किट लगा था, अभी ये 16% ऊपर है, ये भी आज का 10 बजे का शेयर था। और जब आप देखिए 10 बजे के आसपास इसमें एक सडन स्पाइक आया, उसके बाद सर्किट लगा, अभी 15%, 15.5% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। एक और शेयर आपके सामने में रखता हूं, वो है इंटेलेक्ट डिजाइन, इसके अंदर एक मूव देखने को मिल रहा है। इस पे राजेश एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, 5-5.5% ऊपर है इंटेलेक्ट डिजाइन। Sorry, I got stuck in global offshore. If you want, I can comment on global offshore first. देखिए मुझे लगता है ग्लोबल ऑफशोर में बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न है। वो जस्ट आप जैसे बात कर रहे हो तो वैसे एक शेयर में चेक कर रहा था। जो अच्छा लगा ग्लोबल ऑफशोर में डिम्पी, वो ये है कि 650 के आसपास का इसका जो प्राइस था, वहाँ से शार्प कट लेके 30 रुपये का लो किया है। तो इतने बड़े फॉल के बाद अभी फर्स्ट टाइम इसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम दिख रहा है। मुझे लगता है कि दिस इज अगर जहाँ पे रिस्क है बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, तो अगर कुछ सिलेक्ट करना है आउट ऑफ इंटेलेक्ट ऑल्सो एंड इवन आपने जो स्क्रिप्ट, तो मुझे लगता है ग्लोबल ऑफशोर थोड़ा बेटर लगता है। इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 35 के आसपास मेंटेन करना पड़ेगा डिम्पी, और इसका जो टारगेट दिखता है, जो पहला पड़ाव रहेगा, दैट इज 51-52 रुपीज़। सो यहाँ से भी अगर आप सोचो तो अगर यहाँ से अगर जैसे कि अभी तो सर्किट पे है, लेकिन अगर सर्किट खुलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। ज़्यादातर मैं करता नहीं है ग्लोबल ऑफशोर्स में, लेकिन ये प्राइस पैटर्न बहुत बेहतरीन लग रहा है अभी। चलिए तो कर ही लीजिए आज आपको अगर अच्छा लग रहा है प्राइस पैटर्न। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस के शेयर है ना, उसमें भी मोमेंटम है, और सुबह से है, जब मार्केट फ्लैट था तभी भी था मोमेंटम, अभी भी है। तो कुछ एक काउंटर्स हैं यहाँ पर, जैसे मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए, ये अच्छा चल रहा है, ईएन इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये अच्छा चल रहा है। कल आशीष हमारा एक मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव इवेंट था जिसमें नितिन गडकरी जी आए थे, और उन्होंने फिर से एक बार वही रिआइटरेट किया कि जो ऑटो कंपनीज है उन्हें बदलना तो पड़ेगा अपने आप को, दे डोंट हैव अ चॉइस, और उसके लिए जो भी सपोर्ट उन्हें चाहिए होगा सरकार की तरफ से वो पूरा देगा। लेकिन सरकार बहुत ही फर्म है इस पर कि ई कार्स आर द फ्यूचर, और कंपनीज को उस दिशा में काम करना पड़ेगा। अब ये पूरा स्पेस हमने देखा था, तभी से बज़ होना शुरू हुआ था, जब से खबरें आना शुरू हुआ था कि सरकार धीरे धीरे फ्लीट इंट्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट व्हीकल्स में एंड ऑल। इन स्टॉक्स में आपका व्यू क्या है आशीष?
देखिए बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म बैट है ये पूरा एक सेक्टर, क्योंकि जो चेंजेस आने वाले हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएंगे। आई थिंक यहाँ पे जब तक टेस्ला की इंडिया में एंट्री नहीं होगी तब तक कोई बहुत ज्यादा सी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास में रेवा कार इतने समय से है, बट अभी भी कोई एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। बट अभी जो EESL के जो नया ऑर्डर आया टाटा मोटर्स को, तो ये थोड़ा सा आपकी शायद एक सेंटीमेंट को एक बिल्टअप कर रहा है। तो जो यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरर से ज्यादा जो एंसिलरी मैन्युफैक्चरर्स है, जो जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं या टाटा एलेक्सी जैसे मैन्युफैक्चरर हैं जो मैनलेस कार वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, उन कंपनियों का मुझे स्कोप नजर आता है। बट अभी भी ये एक लॉन्ग टर्म बैट है। मेरा मानना है बाजार में शॉर्ट टू मीडियम टर्म के काफी सारे मौके मिल रहे हैं, तो पहले उनको कैप्चर करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। ठीक है, नितिन गडकरी ने जो बात रखी मिस्टर कॉन्क्लेव के अंदर, जरा आप भी सुनिए। इस देश में 1,46,000 करोड़ रुपए का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट है। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट जो BPT है वहां से 1,58,000 गाड़ियां हमने एक्सपोर्ट की है, और जो चेन्नई का हमारा टुटिकोरिन पोर्ट है वहां से 4,56,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट की है। और अभी मैं वहां की गाड़ियां शिप पर कांडला में लाकर दिल्ली ला रहा हूं और यहाँ की वहां लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहली बात, देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, इसका 22% ग्रोथ है और ये देश से और एक्सपोर्ट करे, और इसीलिए मैं स्क्रैपिंग पॉलिसी भी ला रहा हूँ और पूरे मर्सिडीज से लेकर टोयोटा होंडा सब हिंदुस्तान में गाड़ियाँ बनाए और वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट करें और ये इंडस्ट्री बढ़े। मैं इस इंडस्ट्री को कोई कम करके ख़त्म नहीं करना चाहता। मैंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की व्हीकल बनाओ और चलो, ये मत करो। अगर इलेक्ट्रिक की कार अगर अमेरिका में टेस्ला बनती है तो आप क्यों नहीं बनाते? आप अभी मैं एक नाम नहीं लेता कंपनी का, 2 बड़ी कंपनी है बाइक बनाने वाली। एक कंपनी अगले 1-1.5 महीने में इलेक्ट्रिक बाइक 65-70 हज़ार रुपये में ला रही है, जो पेट्रोल 80 रुपये के बजाय 10 रुपये के इलेक्ट्रिक में चलेगी। और एक कंपनी 100% इथेनॉल पर चलने वाली बाइक ला रही है 1-1.5 महीने में। ऑलराइट शर्मिला, आप तो ऑटो स्पेस वैसे ही काफी क्लोजली देखती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वेल आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी उसके बाद आई थिंक हमारी बात होने के बाद मैंने किसी से बात की थी यूएस में कि यू नो व्हाट इज द सिचुएशन इन यूएस विद इलेक्ट्रिक कार्स। तो उन्होंने कहा कि टेस्ला का वॉल्यूम इतना कम है कि हम सोचते हैं कि हाँ यू नो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है इलेक्ट्रिक कार्स के इंडिया के मुताबिक, लेकिन टेस्ला का प्रोडक्शन ही सिग्निफिकेंट नहीं है। और यूरोप में आई थिंक देयर आर 1 or 2 अदर प्लेयर्स। तो ग्लोबली ही इलेक्ट्रिक कार्स पर देयर इज नो ग्रेट you know really vision at the moment. So I think I applaud our really our I don't know what to say कि हम काफी यानी ये बहुत अच्छी सोच है कि we are thinking ahead of the curve, और हम सोच रहे हैं कि whatever 2020 or whatever the timeline is given कि तब तक इलेक्ट्रिक कार्स एक significant हिस्सा बन सकती है इंडियन रोड्स पर। तो ये बहुत एम्बिशियस सोच है मेरे हिसाब से, और अच्छी बात है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको पर्यावरण के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये बहुत इसको और थोड़ी सोच को गहरी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका यू नो इफ योर इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम अ फॉसिल फ्यूल लार्जली, सो देन यू डिफीट द पर्पस ऑफ हैविंग एन इलेक्ट्रिक कार ऑन द रोड। So you know I think these things need to be thought out a little more deeply, और as I said you know I think कि जो timeline हम सोच रहे हैं कि जहाँ तक एक significant contribution हो सकता है इलेक्ट्रिक कार्स का ऑन इंडियन रोड्स, वो काफी एक एम्बिशियस टाइमलाइन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जब चलेंगी तब चलेंगी, लेकिन आजकल में बाजार अच्छा चला है। आज बाजार बहुत अच्छा चला और इसने अच्छे लेवल्स को पार किया और 10,102 का स्तर निफ्टी पे देखने को मिल रहा है। जरा जल्दी से कुछ एक शेयर्स सुमित से पूछते हुए चलते हैं, अगर आपके पास हो तो आप समझिएगा उसमें करना क्या है। सुमित, अपने को जरा जल्दी बताइएगा। एक तो कैडिला हेल्थ केयर 500 के ऊपर आके आज क्लोज करने की तैयारी कर रहे हैं, लेके जाए बाय करने का है कैडिला हेल्थ केयर को, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से और भी तेजी दिखाएगा। 500 के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब हो गया स्टॉक इमीडिएटली 520 530 के लेवल्स दिखा सकता है। तो प्रेजेंट लेवल्स पे बिल्कुल बाय बनता है, अच्छा मूव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, एडलवाइस पे भी आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। एडलवाइस पे क्या करना चाहिए हमको? इसको भी बाय कर लेना चाहिए। ये स्टॉक का इमीडिएट टारगेट 300 लेवल्स है। जैसे ही 300 का लेवल अगर ये क्रॉस करेगा तो हमें 350 से 330 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की सलाह भी रहेगी। बिल्कुल। राजेश, आप जल्दी से कोई और ट्रेड रेकमेंड करना चाहेंगे क्या? बिकॉज अच्छे खासे लेवल पर क्लोज होने जा रहा है मार्केट। इन ऑल प्रोबेबिलिटी निफ्टी 10,100 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है।
मिहिर, यहाँ पे इंडो काउंट करके जो शेयर है, इंडो काउंट विच इज एट 111 रुपीज़, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इसका प्राइस पैटर्न है। अगर आप प्राइस पैटर्न देखो तो इससे पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी अपसाइड ज़्यादा मिलेगी। 120-22 का कल का टारगेट रहेगा। वैसे इसका जो पैटर्न है उसके हिसाब से 145 का टारगेट बनता है। तो 111 करंट मार्केट प्राइस है, अगर बाय करना है तो स्टॉप लॉस रखिए 104 का। ये ओबरॉय रियल्टी पे ना भी 14 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है 415 के रेट पे। जरा सुमित आप देखेंगे 417 हो गया, इसको लेके जाएं, बीटीएसटी कर दें। अब ये भी एक डील हुई है। कौन सा वाला स्टॉक? ओबरॉय रियल्टी, ये 417 का भी भाव आ रहा होगा। इसमें 14 लाख शेयर्स की अभी अभी एक डील हुई है 415 के रेट पे। बिल्कुल डिम्पी, ये स्टॉक का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो बाकी रियल्टी स्टॉक के जैसा नहीं है, हाई के आसपास चल रहा है और कंटिन्यूसली स्टॉक ने तेजी दिखाई है। नवंबर 2016 से इसकी तेजी स्टार्ट हुई है और अभी तक इसकी तेजी चली रही है। स्टॉक में अभी भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से कोई गिरावट देखने को मिलेगी। आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस तो होल्ड ही करना चाहिए और प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाई की सलाह भी रहेगी 416-17 पे। 405 का स्टॉप लॉस रहेगा और स्टॉक का इमीडिएट टारगेट 430 से 440 होगा। बिल्कुल, चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्लोजिंग का सेटअप जिस तरह का है। निफ्टी 115 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 360 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक इसमें 1.25% की ऑलमोस्ट तेजी देखने को मिल रही है और साथ ही मिड कैप इंडेक्स ये भी करीब 1.25% ऊपर, यानी 208 अंकों की मजबूती के साथ, लेड बाय रिलायंस, लेड बाय इंटायर एनर्जी इंडेक्स। रिलायंस ने निफ्टी और एनर्जी इंडेक्स दोनों में काफ़ी अच्छा गेन डिलीवर किया है। इन दोनों पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट में सेटअप जिस तरह का है, अब फार्मा स्टॉक्स में अच्छा रुझान है। सन फार्मा सुबह से मजबूत था, अब भी उसी तरह का रुझान देखने को मिला है। HUL करीब 1.5% ऊपर। तो जो नेट कंट्रीब्यूशन है इसमें IT, रिलायंस, ऑटो स्टॉक्स और फार्मा, इन्होंने सबसे बेहतर कंट्रीब्यूशन आज दिया है। और दूसरा, आज इंडसइंड बैंक ने भी अपने नंबर्स अच्छे उतार दिए। तो दो बैंकों ने पहले निराश किया था, लक्ष्मी विलास बैंक ने, लेकिन आज इंडसइंड बैंक ने फिर से होप दिखाई है कि कम से कम प्राइवेट बैंकिंग का स्कोप ठीक चल रहा है। TCS का आज का बिहेवियर ये बता रहा है कि शाम को शायद नंबर्स बेहतर आ सकते हैं। तो ये भी एक बाजार का आज बेस फॉर्मेशन में इन्होंने बड़ा अहम रोल भूमिका अपनाई है। अब जरा बाजार के आज के हीरो जीरो भी देख लीजिए। आज बाजार के हीरो कौन साबित हुए? आज मार्केट का जो हीरो था वो गुजरात बोरोसिल था। ये शेयर करीब 20% सर्किट पे लॉक हुआ है। माजदा लिमिटेड ये करीब 10-12% ऊपर था। सुबह सुबह हमने आपको दिया, ये सर्किट पे लॉक हुआ। बारट्रॉनिक्स आज का शेयर था, मार्केट जो हम फास्ट मनी आपको देते हैं 10 बजे, और ग्लोबल ऑफशोर में भी आज सर्किट लगा, ये भी फास्ट मनी का ही शेयर था। इसके अलावा आप देखिए यूनिप्लाई के अंदर करीब 11.5% तक का मूव है। पेपर शेयर चले तो मालू पेपर ने आज 16% गेन कर लिया। इसके अलावा मुथूट कैपिटल ये करीब 20% के सर्किट पर लॉक होने में आज कामयाब हुआ। मेटल की चमक आज थोड़ी बड़ी है, सिर्फ सरकारी बैंक की कमजोर थे और सब चले आज। एक बार देखिए हिंडाल्को ने आज हेल्प की, इंडेक्सेस की भी। हिंदुस्तान जिंक भी ऊपर चला। FMCG का आज दिन बहुत अच्छा था। आज ज़्यादातर बड़ी कंपनी FMCG की चल रही थी। ब्रिटानिया तो हमने आपको सुबह सुबह बता दिया था कि इसमें करीब 80% की कैश डिलीवरी है। बाद में किरण ने आपको रिकमेंडेशन दी, आज का टॉप गेनर बना। 25,000 रुपए से ज्यादा पर लॉट का बेनिफिट आज ब्रिटानिया से निवेशकों को जी बिजनेस के रिकमेंडेशन में मिला। HUL, मैरिको, डाबर जैसे शेयर्स भी चले। आज फार्मा का दिन भी थोड़ा बेहतर था और सन फार्मा ने आज दिन बना दिया सभी फार्मा कंपनीज का, क्योंकि इसने एक अच्छी खबर इसके दादरा प्लांट को लेकर आई। अब हलोल को भी लेकर काफी सुगबुगाहट है कि शायद वहां से भी इनको क्लियरेंस मिल जाए। और आशीष ने भी रिकमेंडेशन दी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, नंबर अच्छे आ गए तो शायद पांचमित कह रहे हैं कि अच्छा स्ट्रक्चर है इसका, एक बार इसको लेके जाया जा सकता है। NBCC आज 9% चला। काफी महीने काफी दिनों के बाद हमको आज NBCC के अंदर इस तरह की एक शानदार बढ़त इंट्राडे में ही आते हुए दिखी है। IB रियल एस्टेट करीब 2% ऊपर अपना इन्विट के अंदर एक डीलिस्ट भी करेगा और साथ ही जो रिमेनिंग कंपनीज इसके साथ जुड़ी हुई है उसका 45% स्टेक भी हाई रहेगा। केमिकल शेयर्स आज चले हैं, खैर आज का चल रहे हैं तो खैर पिछले महीने से चल रहे हैं और इसमें भी आप देखिए आज भंसाली ने फिर से 4.5% अपना गेन जोड़ लिया। थिरुमलाई केमिकल करीब 11% से कुछ ज्यादा की मजबूती। IG पेट्रो 5.5% ऊपर जाके बंद होने में कामयाब हुआ। आज छोटी IT कंपनीज ने भी हेल्प की। आज इंडसइंड बैंक 5%, माफ कीजिए इंटेलेक्ट डिजाइन 5%, हेक्सावेयर 2% है। NIT टेक जिसके नंबर्स इस बार IT के अंदर अच्छे बताए जा रहे हैं वही NIT टेक है और ये शेयर भी आज 3% और जुड़ा। टेक्सटाइल के शेयर कल से चल रहे हैं, आज कुछ छोटे टेक्सटाइल ने ज़्यादा अच्छा दिन दिखाया। इंडो काउंट पे आप ध्यान रखिए, F&O का शेयर है, एक्सपायरी पे चलता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, इसलिए राजेश ने हमको चलते चलते ये शेयर भी नोटिस करा। आज बाजार बंद हुआ, अच्छे नोट पे बंद हुआ। कल हमने 0.25% की गिरावट देखी थी, आज उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। 113 अंकों की बढ़त दिखाई। 13 अंक वैसे ठीक नहीं होता,
कल 13 तारीख भी है मीर, कल शुक्रवार भी है, लेकिन आज 113 अंकों की बढ़त निफ्टी पर हमको मिली है। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए कि अगर निफ्टी एक तो 10,100 के करीब बंद हुआ है, प्रोविजनल क्लोजिंग है, हो सकता है इसके ऊपर ही निकले, और ओवरऑल भी अगर आप देखें इस तरह की क्लोजिंग जो कि दिन के हाई के पास है, उसे आप टेक्निकली भी देखें तो अच्छा है। अच्छा, मूविंग एवरेज को देखिए, 50 दिन का जो मूविंग एवरेज था वो था 9918, तो ऑब्वियसली उससे तो काफ़ी ऊपर बंद हुआ है। और साथ ही इनफैक्ट आप पिछले कुछ दिनों का भी मूवमेंट अगर देखेंगे, 10 या फिर 20 दिनों का भी, तो वो जो डेली मूविंग एवरेज था वो 9960 9975 के आसपास की रेंज में था। इन सब के ऊपर निकलकर मार्केट का बंद होना डेफिनेटली एक अच्छा संकेत बनता है। क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप आशीष? जी बिल्कुल, थोड़ा उम्मीद से काफ़ी बेहतर क्लोजिंग है, क्योंकि कल तो जिस हिसाब से सेंटीमेंट हुआ था उसके वो देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना रिकवरी होगा मार्केट में आज। बट मेरा मानना है जो फ्लैगशिप रिलायंस ने आज काफ़ी सपोर्ट दिया मार्केट को सुबह से ही, और एफएमसीजी सेक्टर ने भी थोड़ा सा सपोर्ट दिया, तो ये अब जो सेक्टर्स ने परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है अभी उनका भी टर्न आ गया है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है। दूसरी धीरे धीरे सिर्फ 3 डिजिट में आ गई है। जी पिछले 3-4 दिन देखे तो उन्होंने काफी कम सेल किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव है कि शायद अब वो बाइंग में भी आगे जाके कन्वर्ट हो जाए, तो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है। और कल रिलायंस के नतीजों के बाद और अगले दिवाली वाले सप्ताह में हम शायद नए बाजार में नई ऊंचाई देखेंगे। ठीक है, तो नई ऊंचाई मिल सकती है ठीक दिवाली से पहले। बाजार दिवाली की तैयारी कर रहा है, काफी बम पटाखे तो खड़े कर लिए हैं उसने और बजाने के लिए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता है बड़ा धमाका भी हो कल नंबर्स के साथ। तो आशीष, खैर शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए, आज के इस ऐतिहासिक मार्केट का जो मूव है उसके अंदर आज समय देने के लिए। और मेहमान मेरे साथ बने रहेंगे, मीर को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं सिर्फ एक सेगमेंट के लिए, और उम्मीद करते हैं कल मीर हमारे साथ फिर से होंगे, और फिर से जब होंगे तो फिर से बाजार चलेगा। इसका मतलब कल फिर से बाजार चलेगा, मतलब देखिए 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं आज की क्लोजिंग और कल की ओपनिंग के बीच, दैट इज IIP एंड TCS, और लगता नहीं है दोनों में कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज देगा। बात को घुमा नहीं रहा, तो यही कह रहा हूँ कि मुझे तो नहीं लग रहा नेगेटिव सरप्राइज को आएगा। मैंने तो पहले कहा था शो में आपको कि 10,100 को चेस करेगा निफ्टी, और देखिए वहीं पे जाके रुका भी है, तो संकेत अच्छे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद भी आप कल की तैयारी करना भी शुरू कर देंगे। कल शुक्रवार का दिन है और कैसे ट्रेड करना है कल ध्यान रखिए, शुक्रवार का दिन और 13 तारीख भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी है, देखेंगे क्या होता है, आज ही तैयारी करेंगे इसकी।